वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिए थे, मतलब डी ब्रोगली का जो था हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, ठीक, सॉरी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हेडिंग क्या बनाएंगे? हाइजेनबर्ग का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक, अनिश्चितता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो भी उसमें पूछे गए होंगे। अब ये होता क्या है, इसमें बोला गया है कि कोई भी तुम्हारा कण होगा, कोई भी तुम्हारा कण है, उसका सटीक, उसकी सटीक संभावनाएं हम लोग दे नहीं पाते। किसके रूप में, किसके परिप्रेक्ष्य में? तो आप बोल सकते हो कण की स्थिति और कण का क्या होगा? संवेग। आप बोल सकते हो कि कण की स्थिति और कण के संवेग की हम लोग क्या करते हैं, या फिर उसकी गति, है ना। अब ये बोलोगे कि कोई भी हमारा कण है, उसका हम सटीक सटीक क्या करते हैं, संभावनाएं नहीं दे पाते हैं। अगर उसमें कण की गति को बता पा रहे हैं तो उसकी स्थिति को नहीं बता पाएंगे, अगर उसकी स्थिति को बता रहे हैं तो उसकी गति को नहीं बताएंगे। यही चीज क्या कहा गया था? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता। मतलब यहाँ पे कुछ भी उसका निश्चित नहीं है। अगर एक को आप निश्चित करोगे तो दूसरा अनिश्चित होगा, अगर दूसरे को निश्चित कर रहे हो तो नेक्स्ट जो पहला था वो अनिश्चित हो जाएगा। तुम्हारा कोई भी एक कण है, सपोज करो ये तुम्हारा कण है, तो तुम इसकी स्थिति नहीं बता पा रहे हो, ठीक। अगर स्थिति बता रहे हो तो उसकी गति नहीं बता पाओगे, ठीक। और अगर मान लीजिए आप गति बता रहे हैं तो उसकी स्थिति नहीं बता पाएंगे। ये सारी चीजें हैं किसमें? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत में। कोई भी आपका कण होगा, आप उसमें ये नहीं बता पा रहे हो कि हमारा कण कैसा हो सकता है। तो आप इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म कणों की, आप इसमें लिखोगे, इसमें इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या मतलब होगा? छोटा, ठीक। सूक्ष्म कण की स्थिति और सटीक गति की सटीक गति को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बोलोगे क्या? सटीक गति को एक समय में, या एक साथ लिखो, एक समय में मापना असंभव है, असंभव है या होता है, ठीक है। यही बोला गया है किसमें? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में बोला गया है कि आपका कोई भी कण हो, इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म कण की स्थिति और सटीक गति को एक समय में मापना असंभव है। यहाँ पे जब चीजें ऐसे हो जा रही हैं तब यहाँ पे क्या होगा कि एक समय में इसका मापना असंभव क्यों है और कैसे हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखोगे लिखा गया है यदि स्थिति में अनिश्चितता हो तो, यदि, अब यहाँ पे लिखोगे यदि स्थिति में अनिश्चितता हो तब क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स, ठीक। और संवेग में, वही गति की बात करें, संवेग में अनिश्चितता हो तब यहाँ पर क्या होगा? डेल पी, ठीक। संवेग को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते थे ना, यह डी ब्रोगली में आप लोग पढ़े हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? जब दोनों एक साथ मापा जाता है तो
जब यहाँ पर दोनों हम लोग एक साथ मापेंगे तब क्या होगा, जब दोनों एक साथ मापा जाता है, तब जब दोनों को हम लोग एक साथ मापेंगे तब क्या करोगे, तब इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोल रहा था ये, कि कोई भी आपका सूक्ष्म कण है उसका क्या करेंगे, एक समय में एक संभावना हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा dx इंटू डी पी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा 4 पाई, है ना। यही था किसका, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये लिया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। ये तुम्हारा क्या है, स्थिति है और ये संवेग है, ये चीजें हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया है, फिर कुछ भी दे दिया कि आणविक संख्या z है, उसके लिए अंतिम वाल्मर संख्या क्या है p के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखोगे, आणविक संख्या z1, ठीक है, z1 है, तो अंतिम बाल्मर होगा, जो भी तुम लिख लेना, ठीक, अंतिम बॉमेर, ठीक। श्रृंखला के लिए क्या होगा, p क्या है 2 है, n क्या है तुम्हारा यहाँ पे इनफाइनाइट है, तब क्या होगा, ठीक, यही फॉर्मूला तुम्हें लगाने हैं। तब क्या करोगे, लेमडा किसके लिए हम लोग ले रहे हैं, बामर के लिए ले रहे हैं, फिर r 1/2 का स्क्वायर, 2 यहाँ के लिए है, फिर -1 इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे तो r 1/4, अब ये तुम लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारा ऐसे है ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या करोगे, लेमडा b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/r आ जाएगा कि नहीं, 4/r ये आएगा। तो इस तरह अगर आपसे दिए जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलो आज अब हम लोग बात करते हैं क्वांटम संख्याएं क्या होती है, क्वांटम संख्याएं, ठीक, क्वांटम संख्याएं क्या होती है। क्वांटम संख्याएं आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, 4 संख्याओं का एक क्या रहता है, ऐसा आप बोल सकते हो, 4 संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग जानते भी होंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 4 संख्याओं का ऐसा समूह होता है जो एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण परिचय देता है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन होगा कोई भी और उसका पूर्ण परिचय देगा, तो उसी को हम लोग कह रहे हैं क्वांटम संख्याएं, और ये 4 संख्याओं का एक समूह होगा। ये क्या होगा, 4 संख्याओं का समूह होगा। मान लीजिए ये आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन है और उसका कक्षक होगा, वो ऑर्बिटल में ही तो घूम रहा होगा ना, जिसको ऑर्बिट कह सकते हो, ये कक्षक है उसका। तो ये क्या करेगा, उसके 4 संख्याओं को बताएगा, जैसे आकार, आकृति उसका बताएगा, ठीक, और उसका क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता सकता है। फिर उसके बाद चक्रण बताएगा, जैसे स्पिन होता है, ठीक। इसके बाद ये चारों क्या बता रहे हैं, जैसे इसमें आकार हो गया, इसकी आकृति भी बताएगा, ठीक है, आकृति भी बताएगा, और इसमें क्या बोल सकते हो, नाभिक विन्यास भी बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो जो भी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, विन्यास भी बताएगा, फिर चक्रण भी बताएगा, ठीक है। और ये किसका बताएगा, एक ही तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन होगा और उसका ये क्या देगा, पूर्ण परिचय देगा, ठीक है। ये कहाँ से आया था, स्पेक्ट्रम डे बुगली से तरीके से है, उस तरीके से
किसमें है स्पेक्ट्रम डी ब्रोगली के तरीके से, उसमें भी इसमें पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो कौन कौन है, आकार है, आकृति है, नाभिक विन्यास भी बोल सकते हो, चक्रण, ये सारी चीजें बताएंगी। तो इसका हम लोग किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन क्या होगा। आप बोलोगे इसमें 4 होंगे तो क्या होते हैं, जिनको हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 4 तरीके के होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या ये बोला जा रहा है 4 क्वांटम संख्याओं का एक सेट है, ठीक है। ये क्या है, 4 क्वांटम संख्याओं का एक सेट है जो कक्षक में ऊर्जा, आकार, आकृति एवं या फिर और अभिविन्यास को निर्दिष्ट करता है। मतलब ये बोल सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते थे जब ऑर्बिटल में वो मूव करते थे, मोशन करते थे, तो कक्षक बोला जा रहा है ऑर्बिटल को, ठीक। फिर उसी में उसकी एनर्जी, ठीक, आकार, आकृति मतलब उसका शेप, साइज, और क्या होगा, अभिविन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का विन्यास को निर्दिष्ट वो करता है। इससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा सकते हैं उनकी कक्षाओं को देखकर। एक सेट कक्षक को निर्दिष्ट करने के लिए केवल 3 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक सेट कक्षक को निर्दिष्ट करने के लिए मतलब बताने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, केवल 3 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होगी, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को निर्दिष्ट करने के लिए सभी 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्यों, जब ये बोल दिया जाए एक सेट को करने के लिए, और जब बोला जाए कि जब एक इलेक्ट्रॉन को करने के लिए, जब आपके पास एक सेट होगा तो क्या होंगे, आपके पास 3 क्वांटम संख्याओं का यूज करना पड़ेगा, आपको जरूरत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, चारों क्वांटम संख्याओं को निकालना होगा। मोस्टली हमसे जो पूछा जाता है वो चारों क्वांटम संख्याओं को निकालने के लिए पूछा जाता है। तो अब ये कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। दूसरा कौन सा आता है, ड्यूगेंसी, ठीक, ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या है ना, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एजीमुथल, ठीक, इंग्लिश में बोला जाता है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, कक्षी चुंबकी क्वांटम संख्या, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है, चौथा कौन सा होगा, चक्रण, है ना, कौन सा होगा, चक्रण, जिसको हम लोग स्पिन कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम, आप सही से बना लेना इसको, क्वांटम संख्या कहते हैं। अभी किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेन जो क्वांटम संख्या होता है प्रिंसिपल, इसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये तुम्हारा कौन सा हो जाता है, एजीमुथल, ठीक है, ये एजीमुथल है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है ना। फिर इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट तुम्हारा कौन सा आता है, एल से, इसको स्मॉल एल से और इसको एस से, ठीक। सब कुछ यहाँ पे स्मॉल होगा, कैपिटल कुछ भी नहीं होगा ना। तो तुम्हारा ये सब तुम्हारा जो बोला जा रहा है मुख्य क्वांटम संख्या, वो भी स्मॉल होगा, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। फिर एजीमुथल का हो गया, ये भी एम से हो गया। फिर यहाँ पे कक्षी चुंबकी एल से, फिर उसके बाद चक्रण स्पिन एस से प्रदर्शित हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें भूलना नहीं कि किसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको एम मैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे
अब हेडिंग बनाना क्या है तुमको, मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, तो आप अभी बता सकते हो कि इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें कक्षक होंगे, जब कक्षक होंगे तो आप 9th में पढ़े होंगे कि आपको कक्षक पढ़ाया गया होगा बोर चैप्टर 3 में, तो वहां पे क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पे जब वहां पे पढ़ाया जाता है कि आपके पास कक्षक होते हैं 4 के अलावा भी होते हैं, लेकिन 9th लेवल पे आपको बस 4 ही मिलेगा, उसके अलावा भी होता है, जैसे के एल एम, ठीक, ये सारी मिलती हैं। तो यहाँ पे होता है 4, तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे तो हमारे पास कौन आएगा, के आएगा, एल आएगा, एम आएगा और एन आएंगे, ऐसे करके। इसके अलावा भी होता है जिसमें हम लोग अबाउ प्रिंसिपल इसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा, जिसको हम लोग SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इतना नोट करिए। तो हेडिंग क्या बनाओगे, मुख्य क्वांटम संख्या। इसमें फर्स्ट हेडिंग बनाइएगा मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या, फर्स्ट में है मुख्य क्वांटम संख्या। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब कक्षक की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कितने कक्षक होंगे, 4 कक्षक होंगे, ठीक है ना। कौन कौन होगा, k होगा, l होगा, m होगा एंड देन n होगा, ठीक है। ये आपके पास कक्षक होंगे। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आपको पढ़ाया गया होगा 9th में तो आप जान रहे होंगे कि जब हमारा n 1 होता है तो कक्षक कितने होंगे, ठीक है। कक्षक हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका कक्षक। जब n की वैल्यू होगी 1 तो कक्षक हमारे पास k आएगा, n की वैल्यू होगा 2 तो l आएगा, n की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो m आएगा, और n की वैल्यू 4 हो जाती है तो हमारे पास n आएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से हम इसको समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर आपसे मैं इसमें पूछूं कि कक्षक का सबसे बाहरी, है ना, आपसे बोल दूं यहाँ पे जो परमाणु है तो मैं बोलूं कि जो परमाणु है उसका सबसे बाहरी कक्षक कौन सा होगा, तो पहले बाहरी कक्षक कौन सा होगा, n का होगा, और सबसे भीतरी कौन होगा, k होगा, क्योंकि k जो होता है वो शुरू से शुरू होता है, मतलब n की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि k का नंबर कितना है n का, तो 1 बोलोगे, 2 को l के लिए क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, और m के लिए 3 बोलोगे, n के लिए 4 मतलब 4 बोलोगे। ऐसे समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये सारी चीजें कक्षक होंगी जो कि आपको 9th में पढ़ाया गया होगा यहाँ पे। अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा तथा ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। आप इसमें क्या लिखोगे, जो तुम्हारा मुख्य क्वांटम संख्या होता है ये ऊर्जा के स्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक। अब समझो इसे क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, पहले जाने इसे n से प्रदर्शित करते हैं, कक्षक जो हमारे पास होंगे k l m n होगा, ठीक। अब ये बोल क्या रहा है, इसका डिफिनीशन, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा तथा ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित या दर्शाती है, ठीक। इसके द्वारा यह पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की से कितनी दूरी पर है। ये बात समझ में आ रही है, कितनी दूरी पर है और इसका आकार क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं बोर सोमरफेल्ड के अनुसार, मैंने बताया था ये बोर के अनुसार होता है, ठीक। फिर अनुसार n से प्रदर्शित करते हैं, फिर n का कोई पूर्णांक मान आदि हो सकता है। देखो यहाँ पे पूर्णांक मांग के पहले यहाँ पे क्या होगा, कोई होगा, ठीक है, तो बना लेना, या कई बना, यहाँ पे कई होगा। पूर्णांक मान 1 2 3 4 5 आदि हो सकता है, ये तुम जान रहे हो। यदि n की वैल्यू 1 हो तो इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है और उसे k कोष में उपस्थित है। वो कौन से सब ऑर्बिटल में है, k वाले में उपस्थित है, ठीक है। और इसी तरह नंबर अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो हम पता ये करेंगे कि वो कौन से उपकोष में उपस्थित है। अब लाइक ये देखो यहाँ पे
चलो, ये तुम्हारा कोई भी परमाणु होता था, ये उसका नाभिक हो गया, जिसमें क्या रहते थे, प्रोटॉन रहते हैं। ये उधर क्या हो गए, सारे कक्षक हो गए। 9th में ऐसा ही पढ़ा था ना, ये कक्षक हो गए। ठीक है, ये तुम्हारे ऐसे 4 कक्षक हो जाते थे। सबका नाम होता था कि नहीं, इसका नाम K, इसका नाम L, इसका नाम N और इसका नाम N। अब एक बात बताओ, जितना नंबर बढ़ता जाएगा दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये वही चीज कह रहा है कि इससे हमें ये पता चलता है कि नाभिक से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूर है। मतलब कि ये तुम्हारा नाभिक है, अगर मान लो यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे m कक्षक में हुआ, n की वैल्यू अगर 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई तो दूरी बढ़ गई कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब अगर k में था तो ये इतनी ही दूरी था, अगर मैं n की बात करूँ तो काफी ज्यादा दूरी हो गई। देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो n की वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कैपिटल N कोश में उपस्थित है, कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ तक नोट करो इसको। देखो ये होता क्या था, इसे हम लोग L से प्रदर्शित करते थे, फिर कक्षकों में उपकोष को ये बताएगा। उपकोष हमारे पास कौन है, SPDF। ठीक है, SPDF है। अगर हमें इसका मान निकालना होगा L का, तो हम लोग क्या करते थे, n-1 करते थे। अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तब क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो S होगा, 1 आएगा तो P होगा, 2 आएगा तो D होगा, F आएगा तो 3 होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। और आप यहाँ पे जान रहे हो कि हमारे पास क्या है, n है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर ऐसे है तो कक्षक हम निकाल ले रहे हैं, और ये आपको फॉर्मूला लगाएंगे। अगर 0 आया तो S हो गया, 1 आया तो यहाँ पे P हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, फिर समझ लेंगे इसको। चलो अब देखते हैं डिफिनीशन को कि ये डिफिनीशन क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है, विगेंसी क्वांटम या एजीमुथल क्वांटम संख्या उप उप ऊर्जा स्तर या उपकोष तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। ठीक, और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कक्षक के आकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक, फिर उसके बाद इसे L से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या द्वारा किसी कक्षा में उपस्थित कोषों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3 आदि, या उपकोष। उपकोष क्या हो गया आपका, SPDF। अब यहाँ पे अगर नंबर बढ़ता जाएगा तो SPDF भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे परेशान होने वाला नहीं है कि बस 4 ही होगा। मैक्सिमम हम लोग जो देखते हैं वो 4 देखते हैं, इसके अलावा भी हो सकता है ना, परेशान नहीं होना। से प्रदर्शित किया जाता है। फिर n किसी मान के लिए L का मान 0 से n-1 तक हो सकता है, हाँ या ना बोलो। अभी निकाल कर हमने देखा था कि अगर हम लोग n-1 रखते हैं, n का मान अगर 1 रखा जाता है तो दोनों को घटाओगे तो 0 आएगा, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा। इसी तरह हम लोग निकाल रहे थे। फिर मान L का मान जितना अधिक होता है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी उतनी ही अधिक होगी। और इसका मतलब ये है कि n का मान जितना अधिक होगा, नाभिक बल उतना ही कम होगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे समझिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमने n की वैल्यू 2 रख ली। ठीक, चलो पहले 1 रखते हैं। n की वैल्यू हमने 1 रखा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n -1 है, क्या निकालने के लिए, L निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू रखे, 1 -1 करेंगे, 0 आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा उपकोष होगा वो S होगा, बोलो हाँ या ना, S होगा। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या रहा, ठीक, नाभिक रहा, और ये कक्षक हो गए। ये ऐसे कक्षक हमने बना दिया। अब वहां पे जो हम K, L, M दे रहे थे, SPDF दे दो, SPDF, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर तुम्हारा 0 आया तो S कक्षक, तो यहाँ पे देखो दूरी इतनी ही है ना। अगर हमारी L की वैल्यू 0 आई, मतलब कम हुआ, तो दूरी भी कम है, बल ज्यादा लग रहा है। अगर यही दूरी बढ़ जा रही है तो L की वैल्यू अगर ज्यादा आ जा रहा है, तो इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 4 रख दें, फॉर्मूला में सेटअप करिए, तो यहाँ 4 -1 होगा, तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताओ। 3 के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे पास क्या आना चाहिए, SPDF करके आना चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ या ना, SPDF आना चाहिए।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 होगा, तो हमारे पास F आ जाएगा। कौन आ जाएगा, F। अब यहाँ पे समझिएगा, जब हम L की वैल्यू 0 होती थी तो यस, L की वैल्यू 1 होती थी, समझना यहाँ पे 1 होती थी तो P, ठीक। अब L की वैल्यू अगर 2 होता था तो D, और अगर 3 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, F होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर F हो जाएगा। अब देखो, जितना ही L का मान बढ़ रहा है उतना ही नाभिक से बल कम लग रहा है ना, इसके में ज्यादा बल लग रहा है, इसके में बल कम लग रहा है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक नोट कर लो। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है कि 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप प्लीज इसको प्रैक्टिस में कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपका जो चैप्टर है, कुछ टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो कह लो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।